अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टैक्स वाला। बहैसियत कौम हम डायरेक्ट टैक्स नहीं देना चाहते। जब भी डायरेक्ट टैक्स की बात होती है लोग कोई ना कोई बहाना तलाश करते हैं। जब भी नया कोई टैक्स आता है लोगों को उसको देने में तकलीफ़ होती है। कभी भी नया टैक्स लगाया गया उसको हमेशा हमेशा कोई ना कोई रीज़न लेके कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाता है और उस पे जो है लोग जो है सफोकेटेड फील करते हैं। वो कहते हैं हमें ये टैक्स नहीं देना, हम पहले ही बहुत टैक्स के नीचे दबे हुए हैं। और यही 75 सालों में हुआ है कि डायरेक्ट टैक्स नहीं देना, कैश ट्रांजैक्शन करनी और जो है डॉलर्स की ग़ीरानंदोज़ी करनी, इसी वजह से जो है पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम आगे नहीं बढ़ सका। और ये जो सूरत हाल है इसने पूरी इकॉनमी को जो है ना वो डीरेल कर दिया है। जब तक आप इस बात पे तैयार नहीं होंगे कि जब तक आपने डायरेक्ट टैक्स जो है सही तौर पे कलेक्ट भी करना है और सही तौर पे देना है, मोर यू अर्न मोर यू हैव टू पे टैक्स। तो ये इम्पॉर्टेंट जो है वो हुकूमतों के लिए है कि हुकूमत जो है कोशिश करें कि डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा लगाएं ताकि इनडायरेक्ट टैक्स लगा के जो है वो आम आदमी पे बोझ ना बढ़ाएं। लेकिन उनके लिए आसान इसमें यह होता है कि इनडायरेक्ट टैक्स लगा देते हैं, 1% बढ़ाते हैं, लोग परचेज़ तो करते ही हैं, कंजम्पशन तो होती हैं और रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ने लगता है। लेकिन उसके लॉन्ग रन में अगर आप देखें तो उसके नुकसान ज़्यादा हैं। इसलिए कि टैक्स निज़ाम की पूरी स्कीम अगर हम किसी भी टैक्स इकॉनमी को देखें, कहीं भी टैक्स इकॉनमी जहाँ पे वो वेलफेयर स्टेट का काम कर रहे हैं, वहाँ पे यही है कि आपने जिसने ज़्यादा आमदन की है, जिसकी आमदनी ज़्यादा है उसको ज़्यादा टैक्स देना है और जिसकी आमदनी कम है वो उस आमदन से जिसके पास आमदनी ज़्यादा है उस पर जो टैक्स आएगा उससे उसको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलेगा, उससे एजुकेशन भी मिलेगी, हेल्थ भी मिलेगी। और ये जो है इस पूरे टैक्स निज़ाम की साइकिल है जो कि हमारे यहाँ जो है हमेशा डिस्टॉर्ट रही है। अब ये हुकूमतों जो हुकूमत मौजूदा हुकूमत है और जहाँ आने वाली हुकूमत है उनको अब सूरत हाल बिल्कुल जो है एक्सपोज हो गई है। अब आपको IMF भी आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है, अब दोनों एजेंसीज भी आपको टफ़ टाइम दे रही हैं। तो अगर आपने चाहना है कि आप सेल्फ रिलायंट बने, अपने मुल्क को ख़ुद मुख्तार बनाएं, तो अपने टैक्स निज़ाम को हमें सबसे पहले ठीक करना पड़ेगा। हम ये ब्रेक लेंगे तो अपने मेहमान से बात करेंगे, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, जो आज का हमारा मौजू था प्रोग्रेसिव रेट ऑफ टैक्स, उस पर हम बात कर रहे थे और हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर इकरामुल हक ने। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त दिया। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में अगर हम टैक्स निज़ाम को खुसूसी तौर पे देखें तो डायरेक्ट टैक्स की जहाँ भी बात हो रही है तो डायरेक्ट टैक्स जब भी लगता है तो बड़ा शोर मचना शुरू हो जाता है। अगर अब फॉर दैट मैटर सुपर टैक्स लगा, कैपिटल वैल्यू टैक्स लगा, अभी 7E लगा, जब भी ये सूरत हाल होती है ये जो है एक शोर मचना शुरू होता है। तो ये वजह क्या है, क्यों हम इस डायरेक्ट जो एक स्कीम है कि मोर यू अर्न मोर यू हैव टू पे टैक्स, इसकी क्यों मुनाफी करना चाहते हैं हम? जी, उसमें अगर हम जो इनकम जहाँ भी एक ख़ास थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है, वहाँ एक तो तरीका है कि हम टैक्स स्लैब बढ़ा दें और वहाँ पे हम हायर टैक्स प्रोवाइड कर दें, मगर इनकम की जो है वो हम तब्दीली ना करें। 4C में आपने देखा कि एक तरफ आप पहले जो नॉर्मल टैक्स है यानी नेट इनकम पर और कुछ इम्प्यूटेबल कुछ जो है वो सेपरेट ब्लॉक देते हैं, फिर एक दफ़ा दोबारा इनकम को कंप्यूट करने का कहा जा रहा है। तो ये फिर इन एडिशन हो जाता है, इन लिeu नहीं रहता। मेरा ख्याल में मैं बिल्कुल इसके हक में हूँ कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होनी चाहिए, मगर शायद अब जो लोग बैठे हुए हैं, ज़ाहिर है FBRE बनाकर भेजता है प्रपोजल, पार्लियामेंटेरियन तो उसको देखते भी नहीं है। तो उनके यहाँ तजर्बे की बहुत कमी है, क्योंकि आपने देखा कि 7E और तरीके से भी लगाया जा सकता था, मगर वो ऐसे तरीके से लगाया गया कि वो पिथ एंड सब्सटेंस में प्रॉपर्टी के ऊपर, इम्प्रूव प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स बन गया। इसी तरह ये आप 4C जैसे मैंने अर्ज किया कि 2 दफ़ा आपको इनकम को ले लिया आपने। जहाँ तक कैपिटल वैल्यू की बात है, मेरा ख्याल है कि अगर ये बात ठीक थी कि कैपिटल वैल्यू टैक्स जो है वो इमोल प्रॉपर्टी पे भी लगा सकती है, अभी भी ये डिफरेंट है कैपिटल वैल्यू टैक्स जो है दूसरी जिसे हम टैक्सेस ऑन प्रॉपर्टी कहते हैं, तो फिर पाकिस्तान में भी लगाना चाहिए था। सिर्फ आपने फॉरेन एसेट्स को हिट किया तो एक जो अमीर लोग हैं उनके ऊपर टैक्सेशन हो सकती है। मेरा ख्याल है कि जो नेट वर्थ टैक्स है जिससे कि इनकम सपोर्ट लगा था, मगर वो भी गलत तरीके से लगाया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों हाउसेज में भेजिए। आपने देखा 4B लगा, वो भी पर्पस टैक्स था। तो मेरे ख्याल में ऊपर कुछ कंफ्यूजन पाया जाता है। ये तो बात ठीक है कि हमें अपने जो ताकतवर तबकात हैं, जो अमीर तबकात हैं, उनको बहुत सी
टैक्स एग्जम्पशंस भी दे रखी हैं, वो भी विड्रॉ नहीं होती। अगर आप उसका क्वांटम देखें डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर जो एग्जम्पशंस है, उसका एक बड़ा हिस्सा तो वही है जो पावरफुल जो सेगमेंट्स हैं उनके परक्विजिट्स एग्जम्प्ट हैं, उनके बेनिफिट्स एग्जम्प्ट हैं। तो एक हमें यूनिफॉर्म पॉलिसी अपनानी होगी कि हम जो अमीर लोग हैं उनके ऊपर, मतलब अमीर से मेरी मुराद है कि आप एक इनकम स्लैब ले लें और उसके बाद फिर किसी को रायत ना दें, उस सबको टैक्सेशन यकसा करें, मगर हायर स्लैब वाले लोगों को टैक्स देना चाहिए। मगर नहीं मैं सर, इस बात से अब एक हमारे यहाँ एक बहुत वाज़ेह बहस शुरू हो गई है कि जी नॉन फाइलर्स को नहीं लेके आया जाता, फाइलर्स को मतलब ही स्क्वीज किया जाता है। ये भी एक पहले पहले ये बहस थी कि जी हमसे टैक्स लेते हैं तो हमें उसका बेनिफिट क्या देते हैं। अब ये बहस शुरू हो गई है कि हम फाइलर तो अपना टैक्स दे रहे हैं, नॉन फाइलर्स को आप क्यों नहीं सिस्टम में लेके आ रहे। ये तो अपनी जगह बात है, लेकिन अगर फाइलर ज़्यादा इनकम अर्न कर रहे हैं तो आपके ख्याल में रेट ऑफ टैक्स को आप ट्यून इन कर दें रादर देन एक नया इंसर्शन करें, नया सेक्शन लेके आएँ, आप ये कह रहे हैं? जी मेरा ख्याल है कि देखिए, मिसाल के तौर पर कि एक जमाने के अंदर बैंक्स के ऊपर 66% टैक्स होता था। अब आपने उसकी 3-4 हिस्से बना दिए कि जिस पे 39 होगा, फिर इसके ऊपर हम आपसे 10% अगले साल से 2023 से सर चार्ज लेंगे। अगर आपकी डिपॉजिट टू एडवांस टू डिपॉजिट रेशो हो गई तो फिर इतना टैक्स होता है। कि इससे क्या होता है कि अब सबने अपनी डिपॉजिट जो रेशो है वो 50% के अंदर कर लिया है। वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी पैसा लगाना छोड़ दिया, गवर्नमेंट को हायर रेट पे बोरो करना पड़ा है। दूसरी तरफ वो टैक्स एग्जम्पशंस दे रहे हैं जो बाहर से लोग आएंगे। यानी आज आपने देखा कि कल जो नोटिफिकेशन हुआ है 7 शेड्यूल में, उसमें कहा गया है कि जो नॉन रेजिडेंट बैंक होंगे उनकी इनकम एग्जम्प्ट होगी। एक तरफ आप अमीरों को टैक्स लगाना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप टैक्स की एग्जम्पशंस देना चाहते हैं। तो दोनों चीजें साथ साथ तो नहीं चल सकती। मेरा ख्याल है कि ये नॉन फाइलर वाली भी क्या, अगर हमें पता है इनके क्या रिसोर्सेज है, अब ये ज्यादा टैक्स दे रहे हैं तो वो 30% देकर भी अपने इंटरेस्ट पे खुश है, तो उसकी रियल इनकम को क्यों नहीं हम टैक्स कर पाते। बैंकों से ये इन्फॉर्मेशन लेना कौन सा मुश्किल है कि कौन से लोगों ने इस थ्रेशोल्ड के से ज्यादा इनकम कमाई है। तो वहां आप सारी इनकम्स को क्लब करें, एक टैक्सेबल इनकम बनाएं और उसका एक स्लैब जो बढ़ाते जाए, जैसे हमारे क्लासिकल इनकम टैक्स मॉडल में था। मगर हम किसी एक चीज पर खड़े भी तो नहीं हो रहे ना। कभी हम नेट इनकम, कभी प्रिजम्पटिव, कभी मिनिमम, कभी सेपरेट ब्लॉक। हम करना क्या चाहते हैं? हमारी टैक्स पॉलिसी में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। बिल्कुल कन्फ्यूजन है, लेकिन हम कहीं दुनिया में मैंने जो भी थोड़ा बहुत देखा है वहाँ पे ये नहीं होता कि कोई नया टैक्स आया है तो हज़ारों की तादाद में केस जो हैं कोर्ट में चले जाते हैं। पाकिस्तान में ये एक हैबिट बन गई है कि किसी ना किसी तरह से उसको इस तरह इंटरप्रेट करो कि वो जो है ना कोर्ट में जाने का रीज़न बन जाए। आप इस टेंडेंसी को कैसे देखते हैं? ये मेरा ख्याल है कि काशिफ साहब इस तरह मसला हल हो सकता है कि अगर जैसे ब्रिटेन में होता है या और ममालिक में जहाँ पे टैक्स प्रपोजल 2-3 महीने पहले सामने रख दी जाती हैं, उस पर डिबेट होती है, फिर उसको अडॉप्ट कर लिया जाता है, यहाँ खुफिया रखा जाता है। अब आप बताइए कि 7E के अंदर जो एंट्री 50 का झगड़ा है, ये खाम खा खड़ा किया है। यानी आप तो फरमा रहे हैं कि शायद इधर भी टेंडेंसी है, मगर दूसरी तरफ से भी तो आप टेंडेंसी देखिए कि वो भी तो जानबूझकर इस तरीके से टैक्सेशन करना चाहते हैं कि जिस तरीके से जो है वो झगड़ा ही पैदा हो। फिर आप 4C भी मैं अर्ज कर रहा था कि 2 स्ट्रीम रख रहे हैं आप कि इनकम एक दफा यहाँ टैक्स सर होगी, वो तो इनकम आपकी एक बात दफा। बिल्कुल सही है, पार्लियामेंट को तो पता ही नहीं होता कि डॉक्यूमेंट क्या है फाइनेंस बिल का। जी जी मतलब जी बिल्कुल। असल में प्रॉब्लम तो वहीं से शुरू होती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये एक बाज वक्त कहीं सही लेजिस्लेशन भी होती है, उसको भी चैलेंज कर दिया जाता है फॉर द सेक ऑफ जस्ट टेकिंग टू द कोर्ट। नहीं नहीं, वो तो बहुत ज्यादा की बात है, मैं आपसे उस बात पे तो बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। मगर मैं चाहता हूँ कि स्टेक होल्डर्स को आप लॉ बनाने से पहले चले, अगर FPR ने ऐसे अभी फिर प्रपोजल ले रहे हैं, अब अगले साल भी पता नहीं इलेक्शन हो गए, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में 90 दिन लिखा हुआ है, मगर खाम खा की बहस शुरू है। मगर मैं चाह रहा हूँ कि फिर हम सारे आइन की पाबंदी करें, अगर टैक्स पेयर आइन की पाबंदी करें और जो टैक्स लगाने वाले हैं वो भी आइन की पाबंदी करें, तो कोई झगड़ा नहीं होगा। टैक्सेस आइन के मुताबिक लगाने चाहिए, ये ना अपनी मर्जी के मुताबिक तो नहीं लगाने चाहिए। बिल्कुल सही। तो आप अच्छा, जो नॉन फाइलर्स है उनका ये कहना है कि अब अगर हम देखें भी तो इस वक्त कोई विदोल्डिंग की मुख्तलिफ शिक्स के जरिए टैक्स कट जाता है। आप सिर्फ कैश का पैसा रख सकते हैं, बाकी आप कहीं भी इन्वेस्ट करें आपका टैक्स कट रहा है, तो वो रिटर्न नहीं फाइल कर रहा। उसकी वजह ये होती है कि वो कहते हैं नोटिस बहुत आते हैं, कंप्लाइंसेस बहुत हार्डशिप क्रिएट करती है। तो आप क्या समझते हैं, ये रीज़न है लोगों का कि वो रिटर्न इसलिए नहीं फाइल करते हैं? जी देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि 123 मिलियन ब्रॉडबैंड यूजर, चलिए मैं कहता हूँ 197 मिलियन तो टोटल है उसका, आप बुरे से बुरा भी लगा ले तो 100 मिलियन तो जिस वक्त यूनिक मोबाइल यूजर 15% एडवांस इनकम टैक्स दे रहे हैं। तो इसमें से काशिफ साहब एक अच्छी टैक्स बेस निकालना जो 20-30 मिलियन लोगों की हो, असल तो वो गोल होना चाहिए ना। अगर हम वो निकाल ले
उनका टैक्स रजिस्ट्री बना लें, उन सब कैसे रिटर्न लें। बाद मुल्कों में आपने देखा हर एडल्ट को टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। हमें किसी ना किसी एक सिस्टम के ऊपर जाना पड़ेगा। मैं वैसे जाती तौर पर इस बात के हक में हूँ कि हर एडल्ट को, चाहे उसकी इनकम हो ना हो, वो रिटर्न फाइल करे, ताकि हमारे पास एक पूरा डेटा आ जाए, और जिनका एडवांस टैक्स उसमें कटा हुआ फिर उसको रिफंड भी उतनी तेजी से दे, या फिर क्लासिक मॉडल के तहत हम पेरोल टैक्सेस ले, हम डिविडेंड पे टैक्स ले ले, नॉन और बाकी भी रियल इनकम पे टैक्स करें। इतने सालों से हमने टैक्स सिस्टम का बेड़ा गर्क कर दिया है, स्टैट्यूट्स को खराब कर दिया है। कभी कोई आता है वो प्रिजम्पटिव पे फिर उसको मिनिमम बना देता है। तो मेरा ख्याल है कि एक हमें पॉलिसी अपना लेनी चाहिए और फिर उसको लंबे अरसे के लिए चलाना चाहिए, और टैक्स लॉज को सादा कर लें तो सब डॉक्टर लोगों साहब, से लेकिन रिटर्न आप लें। बड़े इसको क्लोजली वॉच कर रहे हैं, तो वजह क्या है, क्यों नहीं करना चाह रहे हम ये? देखिए, कॉम्प्लेक्सिटीज का ज्यादा फायदा तो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी जो बाहर करप्ट माफिया उसी को होता है। आप और हम जो चाहते हैं कि सारे लोग कंप्लायंस करें, रूल ऑफ लॉ हो, कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती हो, उसको बर्बाद करने वाले भी तो यही लोग हैं ना, जो हमारे और आपसे पूछे बगैर, कोई मशवरा लिए बगैर, कोई इनपुट लिए बगैर वो बस टैक्स लॉ बना देते हैं। फिर वो परेशानी होती है। जब से आप देख लीजिए 2001 का आया है नया इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, इसको अभी तक तो हम एक्ट नहीं बना सके, और इसके अंदर लिटिगेशन होते होते सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने हजारों केसेस जमा हो गए, जिनके ऊपर अभी बुनियादी बहसें जारी हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही हमें जो है एक बहुत सोच की तरफ लेके जाती है कि आफ्टर ऑल हमारे पार्लियामेंटेरियंस को क्या मसला है कि हमने इनकम टैक्स को हमेशा ऑर्डिनेंस ही रखना है, जो कि डिक्टेटर्स के जमाने की यादगार है। हाँ, ये 79 का भी ऑर्डिनेंस था, 2001 का भी ऑर्डिनेंस था, और मेरे ख्याल में सिर्फ 1922 का एक्ट था। जी, वो भी अंग्रेज देख कर गए थे। अब देखिए 23 साल हो गए हैं, और हम इसको भी अब नए ऑर्डिनेंस को भी आए 22 साल हो गए हैं। चलिए 2003 से ये रूबल अमल हुआ था, मगर फिर भी बहुत साल गुजर चुके हैं। 18 साल बहुत होते हैं भाई, 15 18 19 20 साल में अगर आप एक लॉ को ही स्टेटेड नहीं कर सके, या फिर उसके ऊपर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की जो है वो कमजोरियां, फिर हमारे टैक्स कल्चर का ना होना, फिर लोगों का जो है वो खुलेआम टैक्स का जो है तो वो मजाक उड़ाना और इलेक्शन तो ना पे करना। डॉक्टर साहब, इलेक्शन तो जब भी हो, आपके ख्याल में क्या इस पे क्या कोई मतलब असेंबली में कोई सेशन रखना चाहिए जिस पे टैक्स के जी निज़ाम पे बात हो, टैक्स लगाने पे जी बात हो, किस तरह टैक्स लगाया जाएगा, ये पूरा एक डिलिब्रेशन हो इस पे? जी जी, मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर जो एक खुली बहस हो पार्लियामेंट के अंदर, उसको पब्लिक सुने, बल्कि लाइव टेलीकास्ट की जाए, और उसके ऊपर लोगों का भी, क्योंकि देखिए लोग टैक्स तो दे ही रहे, जैसा आपने भी फरमाया। यहाँ से तो नहीं, विद होल्डिंग से आ जाता, मगर उनको ये एहसास हो कि हम भी टैक्स पेयर हैं। अब कितने लोग हैं जिनको ये पता है कि वो मोबाइल फोन के साथ 15% एडवांस एडजस्टेबल इनकम टैक्स दे रहे हैं। नहीं, हम उनको भी सारे वक्त ब्लेंडेड डोनर्स भी टैक्स चोर कहते रहते हैं पूरी कौम को। हमारे लिए भी एक सोचने का मुकाम है, आप और मैं जो काफी सालों से, अब हम कई, मेरे ख्याल में हमें भी 30 साल से ज्यादा ही हो गए टैक्स प्रैक्टिस करते हुए। मगर कितने अफसोस की बात है कि अभी तक हम अपने लोगों को जो टैक्स दे भी रहे हैं उनको इज्जत और वकार नहीं दे रहे, और जो नहीं दे रहे उनको एमनेस्टियां दे रहे हैं, उनको खुली छुट्टी दी हुई है, उनके लिए मराहत पैदा की हुई है, उनके लिए एमनेस्टियां। और उसके अलावा लॉ में आप देखिए कितनी एग्जम्पशंस हैं, कितने वेवर्स हैं, कितने रिड्यूस रेट है। मैं तो हैरान हुआ कि जो सरकारी अफसर है वो गाड़ी भी रखे हुए हैं, और गाड़ी के लॉन्च के ऊपर उनको एक SRO के जरिए सिर्फ 5% सेपरेट टैक्स देना है। तो क्या वो अमीर लोग नहीं है? 17 ग्रेड से लेकर 22 ग्रेड के ऑफिसर जो कन्वेंस अलाउंस भी ले रहे हैं आजकल, और साथ में गाड़ियां भी रखी हुई हैं। तो ये किस तरह का निजाम, हम अगर ऐसा होगा तो फिर लोग क्यों फॉलो करेंगे टैक्स निजाम को? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर इकरामुल हक। अंदाज में कहा कि हम अभी तक जो हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं उनको इज़्ज़त नहीं दे सके, और जो नॉन फाइलर्स हैं उनको हम एग्जिम्पशन देते हैं, उनको रिलीज़ देते हैं, उनको हम जो एमनेस्टी देते हैं, और इसी वजह से जो टैक्स निज़ाम पूरा बिगड़ा हुआ है। और जो ये बात हुई कि एक ऐसी सैर हासिल गुफ्तगू होनी चाहिए पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम पे, जिसमें असम्बली बैठे, वो डिस्कस करे, उस पर बात हो कि किस तरह का टैक्स हमें लगाना है, किस तरह इनकम टैक्स कानून को आगे लेके चलना है, किन लोगों पे टैक्स लगाना है, और किस तरह ये पूरा टैक्स का जो बेस है इसको बढ़ाया जाए, ताकि एक इज़्ज़त व वक़ार के साथ हम अपने मुल्क का नाम, क्योंकि जब भी डोनर एजेंसी बात करती हैं वो यही करती हैं कि आपके यहाँ टैक्स की चोरी बहुत है। तो इस पर मेरे ख़्याल में जब भी अब इलेक्शन ड्यू हैं, जब भी होंगे, उस पर ये जो भी एक हुकूमत आए उसको इस पर एक पार्लियामेंट का सेशन रखना पड़ेगा, जब भी ये कंसेंसस के साथ चीज़ आगे बढ़ेगी। हमें ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने दूसरे मेहमान से बात करेंगे। वापस आते हैं ब्रेक के बाद।
ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे अपने मेहमान से, वो बड़े वाज़ेह अंदाज में कह रहे थे कि हमें एक वाज़ेह पॉलिसी जो है बनानी होगी जिसमें सब स्टेक होल्डर्स बैठे हैं और कंसेंसस के साथ टैक्स निज़ाम की रिवैम्प करना, उसको नया निज़ाम को लेके आना, ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ निज़ाम को लेके आना, उस पर जो है एक कंसेंसस, एक जो है पार्लियामेंट जो है उस पर एक सेशन करे और उसके बाद इसको वज़ा किया जाए। हमें ज्वाइन किया है राशिद इब्राहिम साहब ने, सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपने हमारे वक्त में। राशिद साहब, आज हम बात कर रहे हैं प्रोग्रेसिव रेट ऑफ टैक्स पे। तो जो हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस इस वक्त 2001 जो इस वक्त मौजूदा है, उसमें जो है प्रोग्रेसिव रेट ऑफ टैक्स है मोर यू अर्न मोर यू हैव टू पे टैक्स। लेकिन जब भी डायरेक्ट टैक्स लगता है लोगों को जो है सफोकेशन फील होने लगती है, ऐसा क्यों है? बात तो बिल्कुल आपकी सही है। जैसे जैसे वो टैक्स बढ़ता जाता है लोग उससे ज़्यादा इफेक्टिव समझते हैं। लेकिन तीन किस्म के टैक्सेस होते हैं कि एक प्रोग्रेसिव होता है, एक रिग्रेसिव होता है और एक फ्लैट रेट होता है। जी। हमारे यहाँ कॉर्पोरेट में तो फ्लैट रेट है और हम रिग्रेसिव जो होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाए आपको वो रेट कम होता जाता है। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ प्रोग्रेसिव है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है टैक्स रेट ज़्यादा होता जाता है और ये काफ़ी हैवी टैक्सेशन हम आगे जाके करते हैं। और ख़ास तौर पर जो फ्लैट रेट कॉर्पोरेट का भी है वो भी बहुत ज़्यादा है अगर आप कंपेयर करें अपने आसपास भी और वैसे भी वर्ल्ड वाइड भी। और अब जो एक इंटरनेशनल टैक्स रेट एग्री हुआ है 15% कॉर्पोरेट का, उससे भी हमारा कॉर्पोरेट रेट बहुत ज़्यादा है। तो इससे हम इन्वेस्टमेंट्स और बिजनेसेस को तो ज़्यादा इनकरेज नहीं कर रहे। और जाहिर है अगर गवर्नमेंट का भी ख्याल है कि जो ज़्यादा अर्न करते हैं वो ज़्यादा शेयर करें इकोनॉमी के अंदर। तो इकोनॉमी के अंदर तो मेरे ख्याल में अगर आप उनको और मौका देंगे कि वो अपने फर्दर इन्वेस्टमेंट करें और फर्दर इन्वेस्टमेंट करके और बेहतर तरीके से अपनी बिजनेसेस को भी चलाएं और इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी। हम आजकल जो है जिस तरह की टैक्सेशन है उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी को कम करते जा रहे हैं। हमारी जो अच्छा, टैक्स अगर हम जो टैक्स राज साहब, अगर हम टैक्स डेवलप इकोनॉमीज को देखें तो वहाँ टैक्स का नाम ब्रूटल है। वहाँ पे 60% टैक्स कट जाता है, 50% टैक्स कट जाता है। तो वहाँ पे वो मतलब इतनी लिबर्टी या इंसेंटिवाइज करना, ये इस चीज़ की बात सोचते नहीं है। उन्होंने रेट लगा दिया, आपकी आमदनी वहाँ क्रॉस की, उन्होंने टैक्स काट देना आपका। लेकिन वहां पर सर उसके साथ बेनिफिट्स भी तो देखिए कि कितने ज़्यादा हैं। अगर आपकी वो बेनिफिट्स हमारे यहाँ तो अभी नहीं है। हमारा जो टैक्स पेयर है उसको हम ना कोई ऑनर करते हैं ना उसको किसी तरीके से बेनिफिट एक्सटेंड करते हैं। तो हमें ये एंगल भी देखना चाहिए कि वहाँ रेट्स तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उससे जो बेनिफिट्स फ्लो हो रहे हैं टू सोसाइटी एंड टू द टैक्स पेयर वो भी बहुत सब्सटेंशियल है। लेकिन राशिद साहब, ये क्या रिफ्लेक्शन आपको नज़र नहीं आता डायरेक्ट टैक्स ना सही तौर पे लेने का, कि गाड़ियां जो हैं रोड पे ट्रैफिक जैम्स हैं, आप रेस्टोरेंट में जाएं तो आपको घंटा एक इंतज़ार करना पड़ता है, आप शादियों में जाएं तो आपको आपकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। तो ये डायरेक्ट टैक्स सही तौर पे लग नहीं रहा, इसकी वजह तो ये नज़र आती है सामने। जी, हमारा लॉ जो है वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, इसमें तो कोई राय है ही नहीं। और अभी हमारी जो ब्लैक इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा है। और लेकिन हम जिस तरह ये टैक्सेशन मेयर्स ले रहे हैं, हम जो वाइट इकोनॉमी है उसको भी ब्लैक में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे आपने शुरू में कहा कि लोग जैसे जैसे टैक्स रेट ज़्यादा होता जाता है उनको वो उससे फ्रस्ट्रेट होते हैं। और जब फ्रस्ट्रेट होते हैं और फिर जिस तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है टैक्स डिपार्टमेंट में और जिस तरह से उनकी असेसमेंट की जाती हैं, उससे फिर जो लोग टैक्स नेट में हैं वो भी भागने की कोशिश करते हैं और कम से कम आमदनी शो करते हैं। क्योंकि एक तो हम फाइलर और नॉन फाइलर की बात करते हैं, एक बहुत बड़ा तबका जो है जिसको मैं कहता हूँ शॉर्ट फाइलर, यानी वो अपनी इनकम का कुछ परसेंटेज ही सिर्फ डिक्लेयर कर पाते हैं, बाकी तो वो करते ही नहीं है। तो इसलिए वो निज़ाम जो है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है बजाय इसके कि हम टैक्स रेट्स को बढ़ाएं। अच्छा, आप अगर आप देखें यहाँ पे तो एक जनरल कंप्लेन ये होती है नोटिस क्यों आते हैं, नोटिस आने नहीं चाहिए। तो आप क्या समझते हैं ये जो टेंडेंसी है, अगर शॉर्ट फाइलर्स हैं तो ये तो नोटिस आएंगे उनके लिए? जी बिल्कुल नोटिस आने चाहिए, लेकिन उसका एक रैशनल होना चाहिए। उसके पीछे आप ये देखिए कि इस तरीके से टैक्सेशन और असेसमेंट्स होती हैं
वो क्वालिटी असेसमेंट तो नहीं है, हमें कैपेसिटी ऑफ द असेसिंग ऑफिसर को बढ़ाने की ज़रूरत है। और मेरा ख्याल है कि कैपेसिटी तो उनकी बहुत बेहतर है, वो कर भी सकते हैं, लेकिन एक प्रेशर ऑफ रेवेन्यू और प्रेशर ऑफ देयर हायर अप्स, वो उसकी वजह से, और कुछ और भी वजूहात हैं जो हम लोग सब समझते हैं, जिसकी वजह से ये निज़ाम बेहतर नहीं हो पा रहा। तो आप ये और समझ रहे हमें हैं कि जो निज़ाम नोटिस, को बेहतर करना, आप ये समझ रहे हैं कि जो नोटिस हैं वो फर्टाइल एक्सरसाइज हो रही है, नोटिस इश्यू होते हैं, असेसमेंट अमेंड होते हैं और सिग्निफिकेंस कोई वैल्यू ऐड नहीं होती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस तरह हम अब पिछले दिनों भी सुन रहे थे कि इतना रेवेन्यू हमारा फंसा हुआ है ट्राइब्यूनल में, इतना फंसा हुआ है हमारा अपील्स में, इतना हाई कोर्ट में, इतना सुप्रीम कोर्ट में, तो वो रेवेन्यू नहीं फंसा हुआ, वो तो बेसिकली एक गलत किस्म की असेसमेंट्स हैं जो कि फील्ड में पड़ी हैं, जिससे कि आपको कभी भी रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाता, बल्कि एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज है जो कि ऊपर तक चलती है और आखिर में जाके आप हार जाते हैं। बहुत कम लोगों को उसका रिलीफ मिलता है, और क्योंकि टैक्स इज अ वेरी स्पेशल लॉ, कहीं कहीं लोग समझ भी पाते हैं, ऊपर हमारी जो अदालतें हैं वो भी मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना इफेक्टिव रोल अदा कर रही हैं टैक्सेशन की जजमेंट्स में। अच्छा, ये बड़ा आजकल एक हवा चली हुई है कि फ्लैट रेट ऑफ टैक्स होना चाहिए, आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं सर, फ्लैट रेट तो मेरे नहीं ख्याल के इंडिविजुअल की तौर पे, क्योंकि हमारा जो प्रोग्रेसिव रेट है वो इंडिविजुअल और एओपी पे है। जी हाँ। वहाँ तो फ्लैट रेट मेरा नहीं ख्याल के कोई इतना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि नीचे जो बिजनेसेस, स्मॉल बिजनेसेस हैं, उन्हें हमें प्रमोट करना है, उन्हें हमें सपोर्ट करना है ताकि वो आगे चल के अपनी बिजनेसेस को बढ़ा सकें। अगर हम वहाँ से उनसे एक बहुत बड़ी रकम ले लेंगे, जिस तरह के अगर हम अभी 40 या 50% टैक्स सुपर टैक्स लगाकर तो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, उससे बिजनेसेस प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। ठीक। अच्छा, ये जो फाइनेंस एक्ट 2022 में 7E, CVT और सुपर टैक्स लाया गया, ये फाइनली 7 महीने बाद जो है, ये कल जो है सुप्रीम कोर्ट के परसों के जजमेंट के बाद जो है ये जो है ख़त्म हो गया। तो आप कैसे देखते हैं, ये भी तो प्रोग्रेसिव रेट है कि अगर आपके पास आमदनी ज़्यादा है या डीम्ड इनकम ज़्यादा है तो आप टैक्स दे रहे हैं। CVT आपकी प्रॉपर्टी है, उस पर आप 1% मांग रहे हैं, और इसी तरह आपके अगर 15 करोड़ से ज़्यादा आपकी आमदनी है तो आप सुपर टैक्स के लिए लायबल हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, CVT तो एक बहुत ही गलत टैक्स है। अगर आप एक नॉन रेजिडेंट जो मिडिल ईस्ट में रह रहा है, वो अपना सारी उम्र वहाँ पर कमाता है पैसे, वहाँ पर प्रॉपर्टीज बनाता है और पाकिस्तान आके वो रहना चाहता है, तो यहाँ रेजिडेंट होगा तो साथ ही उसको CVT उसके सारे एसेट्स जो उसके बाहर उसने बनाए थे उस पर लग जाएगा। इट इज़ वेरी, आई सपोज इसकी कोई रीज़न नहीं है कि आप उसको टैक्स करें। और दूसरे जो 7E की आप बात कर रहे हैं, तो 7E तो उसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स दे चुका वो, हम इसको वेल्थ टैक्स की तरफ फिर दोबारा से ला रहे हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको इजाजत नहीं देता, वो जो क्लॉज 50 और 49 है वो सब बहुत क्लियर है इसके अंदर। तो इसमें ये जो सुपर टैक्स भी लगाया, और सुपर टैक्स आपने पीछे से लगा दिया। सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि आप 2022 में तो लगा ही नहीं सकते, 2023 में लगाएं। वो अभी भी फील्ड में वो ऑर्डर तो मौजूद है, उसको रिवर्स तो नहीं किया, ये तो स्टे के ऊपर सब चल रहा है मामला। तो इसलिए लेकिन इलाही कॉटन जो है उसको सुप्रीम कोर्ट ने कभी रिव्यू नहीं किया। जी हाँ, तो उसकी वजह से जहाँ पे प्रेजेंटेड टैक्स का जो एक पूरा हमारे नई स्कीम आई थी, तो अब ये डीमिंग वाला प्रोविजन है, ये तो उसी की सपोर्ट में सिंध हाई कोर्ट ने उसको जो है क्लोज किया है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि हमें ये सारी चीजें देखने की बहुत शिद्दत से जरूरत है। अगर आपने इकोनॉमी को आगे लेके जाना है, टैक्सेशन सिस्टम को आगे लेकर जाना है, और हम उन्हीं पिलर्स के ऊपर जो कि शायद इतने बेहतर पिलर्स नहीं हैं, उन पे हम खड़े होकर अपने लॉज को बनाएंगे, तो फिर कभी भी हम सक्सेस की तरफ नहीं जा सकेंगे। तो आप क्या बुनियादी क्या तब्दीली की जरूरत है? बुनियादी तब्दीली तो बेसिकली मेरा ये ख्याल है कि जो असेसमेंट प्रोसेस है ना जी, उसको बेहतर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। है। अब पूरी दुनिया में आप देखें, आयरलैंड में 12.5% टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स, ये बड़ा। यहाँ पर हम इंडिविजुअल के ऊपर तो 60-70% यूरोप में आपको मिलता है, लेकिन कॉर्पोरेट को वो इनकरेज करते हैं।
कॉर्पोरेट को हमें इनकरेज करने की जरूरत है, उसी से आपकी इकोनॉमी भी आगे चलेगी। आई थिंक कॉर्पोरेट तो वो G20 ने जब डिसाइड कर लिया तो पाकिस्तान भी शायद उसका सिग्नेटरी बन जाए तो 15% पे ये रेट आ जाएगा। नहीं सर, वो तो सिर्फ वो मल्टीनेशनल जो यहाँ काम कर रहे हैं उनकी जो इनकम यहाँ से जाएगी और एक अपने मुल्क में अपना होम कंट्री में वो जाके टैक्स होगी और फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। वो 4-5 साल बाद हमें जाकर वो टैक्स रेवेन्यू मिलना शुरू होगा। लेकिन वो जो 15% वहां है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में तो अपना जो कॉर्पोरेट रेट है, यहाँ का जो लोकल बिजनेसमैन है उसके साथ आप क्या कर रहे हैं? ठीक है, लोकल बिजनेसमैन को तो आप इनकरेज नहीं कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया राशिद भाई साहब, आपका वाज़ेह मौक़िफ़ आ गया। बड़े बात रहते कि जी हमें रेट्स को देखना चाहिए, जैसे कॉर्पोरेट के रेट्स हैं दुनिया भर में वो रिडक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो अगर हुकूमत को भी इसको इस पर नज़र रखनी चाहिए और जिस तरह वर्ल्ड में टैक्स रेट कम हो रहे हैं उसको कम करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि कुछ आमदनी कुछ एसेट ऐसे हैं जिन पे आपने पहले टैक्स दे दिया है, तो उसको हुकूमत को समझना चाहिए कि जो है उस पर ही दोबारा टैक्स ना लगाएं। इसी तरह 4C की बात हो रही है तो कुछ लोग ने अपनी सारी आमदनी जो एसेट बनाए हैं वो बाहर की आमदनी से बनाए, जब वहाँ किसी टैक्स जुरिस्डिक्शन में थे उन्होंने टैक्स दे दिया, जहाँ एग्जेम्प्ट है वो एग्जेम्प्ट है, तो उस पर जो है CVT नहीं है, उसका इत्तलाक नहीं होना चाहिए। जिन लोगों ने पाकिस्तान में रहते हुए हो उन पे तो फिर कानून जो है अपना दायरा तंग कर सकता है। जब भी हम देखते हैं कि ये बात हो रही होती है तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की बात होती है, तो हमें हमेशा ये नज़र आता है कि डायरेक्ट टैक्स जो है हुकूमत ने लगाने की कोशिश नहीं की, हमेशा इनडायरेक्ट टैक्स पर रिलाई किया, जो कि सबसे बड़ा बिगाड़ है टैक्स निज़ाम की। और कभी भी अपने तौर पे कोई ऐसी चीज़ वज़ा नहीं की। जब भी कोई चेंज आए वो डोनर एजेंसीज़ की वजह से आए, वो IMF की वजह से आए। अभी भी सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल 2023 जो है उसकी ज़िंदा मिसाल है, जो कि IMF ने उनसे कहा कि आप सेल टैक्स में अपना रेवेन्यू कलेक्शन को बढ़ाएं और उन्होंने 17% से उसको 18% कर दिया। तो जब तक ये सूरत हाल जो है इसी तरह रहेगी टैक्स निज़ाम आगे नहीं बढ़ सकेगा। और ये ज़रूरत है कि हुकूमतें जो हैं, जो आने वाली हुकूमत हो, जो जाने वाली हुकूमत हो, जो भी हो वो बैठ के कंसेंसस डेवलप करें। टैक्स के रेट्स क्या होने चाहिए, किन आमदनी पर टैक्स होना चाहिए, हर आमदनी पर टैक्स लगना चाहिए, और किस तरह जो है नोटिस इशू होंगे, कितने साल बाद नोटिस इशू होंगे, किस तरह असेसमेंट होगा, इस पर एक वाज़ेह जो है एक पार्लियामेंट में डिबेट होनी चाहिए, ताकि ये टैक्स निज़ाम एक मजबूती की तरफ जाए और प्रोडक्टिविटी की तरफ जाए, कि ताकि उससे आम आदमी को बेनिफिट मिले। हमें अपने प्रोग्राम को क्लोज़ करना है। बात वही है हमेशा की तरह है कि जब तक पाकिस्तान सेल्फ रिलायंट नहीं होगा, जब तक पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन नहीं होगा। इस बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।